हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे यहाँ पर। और ज्योग्राफी आज क्या रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ मैं, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। और क्लाइमेटोलॉजी में आज हम पढ़ेंगे UDA या DA 2006 का पेपर। DA 2006 का पेपर, ये उत्तर प्रदेश में DA का एक पेपर होता है और उसमें ज्योग्राफी का पेपर था ये। और उसमें जो क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज केवल। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, हम किसका चैप्टर पढ़ा रहे हैं आज? UDA या DA का। ठीक है। और ये जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4। कौन सा? चैप्टर 4। कौन सा है? चैप्टर 4 है ये। तो आप बिल्कुल अब कंटिन्यू हो जाओ मेरे साथ मस्त तरीके से पढ़ने के लिए, पूरा दिमाग लगा के। डेस्क्रिप्टिव आप वैसे बहुत सारा पढ़ते हो, लेकिन इस तरीके का आप केवल मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसके अलावा आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जो हमारा बार क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको। और ये है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ठीक है। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था UDA या DA 2006 में। कब आया था? UDA या DA 2006 में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसको हम समझेंगे यहाँ पर। जो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा वो सारा वही लिखाऊंगा जो मैं पेपर्स में पूछा हुआ है। इसके अलावा जैसे नेट JRF का पेपर था या फिर और भी कोई अदर पेपर थे, उनमें जो पूछा वो ही डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा मैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो जो जलवायु प्रदेश है, ये क्या है? एक जलवायु प्रदेश है। सबसे ज़्यादा 2 जलवायु प्रदेश है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, दूसरा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश है। और ये दोनों मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, क्योंकि UDA का जो पेपर हुआ था 2006 में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी जलवायु प्रदेश का है। ठीक है, वो सॉरी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का है। तो अब हम आज इसको पढ़ते हैं। देखो, इसका सबसे पहले बात की जाए विस्तार कि जो पश्चिमी जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है। तो भाई लोगों, ये है जो 40 से 60 डिग्री, कहीं पर 40 भी रहता है या कहीं पर 45 भी रहता है। ठीक है, बात एक ही है, चाहे 40 लिख लो चाहे 45 लिख लो, बात एक ही है। कहीं पर 40 भी देखने को मिल जाएगा आपको, कहीं पर 45 भी मिल जाएगा। क्योंकि लेकिन होता क्या है, देखो 30 से 45 तक भूमध्य सागरीय जलवायु विस्तृत रहती है। कहाँ से कहाँ तक? 30 से 45 तक भूमध्य सागरीय जलवायु विस्तृत रहती है, इसलिए हम मानेंगे यहाँ पर 45 डिग्री। अदरवाइज बहुत सी बुक देखने को मिलेगी आपको जहाँ पर पश्चिमी जलवायु प्रदेश का विस्तार 40 से स्टार्ट किया होता है, 40 से 60 तक। लेकिन हम बता रहे हैं 40 आ जाए तो भी वो बात बिल्कुल एक ही है। तो जो पश्चिमी जलवायु प्रदेश है उसका विस्तार है 45 से 60 डिग्री तक, नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में 45 से 60 डिग्री अक्षांश तक पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का विस्तार रहता है। इसकी यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार 45 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। कि दोनों गोलार्धों में जो 45 से 60 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र होता है, जैसे ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर 45 डिग्री है और यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश। ठीक है, बिल्कुल ये मान लो ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरोप का, यहाँ पर यूरोप है। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया ना, कौन सा? जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है। इसका जो पूर्वी वाला किनारा है, ये वाला किनारा, ये बहुत दूर तक विस्तृत रहती है इस तरीके से, लेकिन पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके जो पूर्वी किनारा है इस पर दूसरी जलवायु पाई जाती है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, कि जो महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा है वहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु पाई जाती है। नाम से पता चला पश्चिमी यूरोप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है वो महाद्वीपों के कौन से भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अब इसमें इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसके विस्तार में बात करते हैं। तो देखो ये पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दूसरा ब्रिटिश कोलंबिया एवं अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश कोलंबिया एवं अमेरिका, दक्षिणी चिली, और चौथा है हमारा न्यूजीलैंड, पांचवा तस्मानिया। कि जो हमारी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप में, ब्रिटिश कोलंबिया एवं अमेरिका में, दक्षिणी चिली में, न्यूजीलैंड में और तस्मानिया यहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय जलवायु नहीं पाई जाती है। वहाँ पर ये 3 ऑप्शन यहाँ से उठा के दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई और दे देगा, जैसे साउथ अफ्रीका दे दिया, तो हमें वहाँ से पहचान करना होता है। या फिर वो क्वेश्चन मिलान करवा के भी पूछ लेता है, अलग अलग जलवायु प्रदेशों का नाम लिख देता है, उनके अलग अलग क्षेत्रों का नाम लिख देता है और फिर वो लाइन से मिलान करवा लेता है। तो हमें इनको सभी को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं वैसा नहीं लिखा था, वरना मैं बहुत सारी कंट्रीज लिखा सकता हूँ। इसके अलावा जैसे मैंने पश्चिमी यूरोप बताया, अब इसके कंट्रीज लिखा सकता हूँ। अमेरिका बताया, अमेरिका की कंट्रीज लिखा सकता हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया ये कनाडा में है, इसका क्षेत्र लिखा सकता हूँ। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना जो कोई मतलब का ही नहीं है, नॉलेज नहीं बढ़ाना। हमें नॉलेज तो बाद में बढ़ाते रहना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, JRF निकाल लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी है नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो ये था इसका विस्तार। अभी ये जो क्षेत्र है ये पछुआ पवनों के क्षेत्र में, पछुआ पवनों के प्रभाव में, जो पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है यह पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। कहाँ आता है? पछुआ पवनों के प्रभाव में। ठीक है, अब जब ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है तो उससे सीधा सा पता चलता है यहाँ शीतकाल में ग्रीष्मकाल, यहाँ शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक वर्षा होती है। समझ में आ गया कि जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश है वो पछुआ पवनों के क्षेत्र में आता है, और पछुआ पवनों के क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पर शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक वर्षांत होती है। अब आप सोच रहे कि शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक वर्षा क्यों हो रही है। देखो ये ध्यान रखना, पछुआ पवनों की वजह से क्या होता है, पछुआ पवनें सागर तटीय क्षेत्रों से आती हैं। एक मैं छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको, ये लिख लिया होगा आपने। ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये हमारा कोई महाद्वीप है, इसके इस पश्चिमी क्षेत्र में ये जलवायु पाई जाती है। जहाँ महासागर है, यहाँ स्थलीय भाग है। पछुआ पवनें इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें इस तरीके से बहती हैं, ठीक है। पछुआ पवनें इस तरीके से बहती हैं, व्यापारिक पवनें इस तरीके से बहती हैं, ये आप ध्यान रखना। तो जो ये पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है, जलवायु प्रदेश है, वो पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है, और इस कारण यहाँ पर क्या होता है, शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक बरसात होती है, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा कि शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक बरसात क्यों हो रही है। ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई शीतकाल में अधिक बरसात हो रही है, क्यों हो रही है? पछुआ पवनों की वजह से। पछुआ पवनें तो ग्रीष्मकाल में भी बहती हैं, लेकिन शीतकाल में बरसात क्यों हो रही है? जस्ट आगे जो मैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये बात। दोनों का सेम रीजन है, समथिंग सेम रीजन है। भूमध्य सागर का अलग से बता दूंगा मैं, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश का अलग से बता दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो ये लिख लो, ओक, लिंडेन, ओक है, लिंडेन है,
बीच है, ओक है, लिंडेन है, बिच है, एल्म है, उगलस है, फर है। एल्म है, उगलस है, फर है। इसके अलावा हम बात करें स्प्रू है, एमलॉक है, स्प्रूस है, एमलॉक है, हेमलॉक, हेमलॉक, हेमलॉक है और सीडर है। ठीक है, ये वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी? ओक है, लिंडेन है, बीच है, एलम है, उगलस है, फर है, स्प्रूस है और हेमलॉक है और सीडर है। यहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना क्योंकि वो वनस्पतियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, कौन सी? भूमध्य सागरीय जलवायु। ये भी UDA या DA 2006 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसको रोम सागरीय जलवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको रोम सागरीय जलवायु भी बोलते हैं या फिर इसको उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु भी बोलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसको रोम सागरीय जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु भी बोलते हैं। ध्यान रखना, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु, रोम सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सारी बात एक ही है। अब देखो, जो मेन बात है ये कि जो उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु बोल रहे हैं। क्यों? इसका कारण है यह भूमध्य सागर के आसपास अधिक विस्तृत है। यह जलवायु है जो उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु है, यह भूमध्य सागर के आसपास अधिक विस्तृत है और इस कारण इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रदेश का नामकरण वहां की विस्तृत क्षेत्र के आधार पर पड़ा है, तो वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा, जो भूमध्य सागर है उसके आसपास विस्तृत है। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब हम अगली बात करते हैं हमारी। यह जलवायु प्रदेश विश्व के 1.7% भाग पर विस्तृत है। यह विश्व के 1.7% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, इस जलवायु का जो विस्तार है, यदि हम विस्तार की बात करें तो ये है 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसका विस्तार है 30 से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। कहाँ? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या करते हैं, ये तो याद कर लेते हैं लेकिन ये याद नहीं करते। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पश्चिमी यूरोपीय जलवायु है वो भी और जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो भी, दोनों की दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लिखो, यह एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है, यह एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है जो सभी महाद्वीपों में विस्तृत है। कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो एकमात्र ऐसा जलवायु प्रदेश है जो सभी महाद्वीपों में विस्तृत है। जो 6 महाद्वीप हैं, 6 के 6 में विस्तृत है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक नहीं है। ठीक है, ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे पहला लिखते हैं हम भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर की, भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र। कहाँ पर? भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र। इसमें हमारा यूरोप का भी आ जाता है भाग और इसमें हमारा एशिया का भी आ जाता है। जो ये हमारा इस तरीके से हम मानचित्र में भूमध्य सागर बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं भूमध्य सागर। यहाँ पर अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो यूरोपीय भाग आ जाता है, ये सर एशिया वाला भाग आ जाता है, यहाँ पर अफ्रीका वाला भाग आ जाता है। तो जो भूमध्य सागर के जो आसपास का जलवायु, आसपास का जो क्षेत्र, आसपास की जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर कौन सा जलवायु पाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। कौन सा? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। बिल्कुल समझ में आ गया ये तीन बातें। उसके बाद हम इसका विस्तार देखते हैं मध्य कैलिफोर्निया। कौन सा? मध्य कैलिफोर्निया। और मध्य कैलिफोर्निया की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में मध्य कैलिफोर्निया। ठीक है, उसके बाद बात की जाए मध्य चिली। तो जो मध्य चिली है वो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, मध्य चिली दक्षिणी अमेरिका में। देखो मध्य चिली एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा देश है जहां 3 जलवायु प्रकार पाए जाते हैं। ऊपर पाया जाता है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, ये चिली है, यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रदेश और यहाँ पर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर ऊपर पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर पाया जाता है भूमध्य सागरीय और यहाँ पर पाया जाता है पश्चिमी यूरोपीय। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लेना कि मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और चिली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। उत्तर में मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, उसके बाद इसी में हम आगे की ओर चलते हैं। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो ये टोटल 5 ऐसे भाग हैं जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसमें ये दो पार्ट है ना, ये 2 वाले, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाता है। कहाँ से? यहीं से। वो क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु विस्तृत नहीं है, और वो क्या करता है, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी दे देता है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी दे देता है। यहाँ पर क्या करता है, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका भी दे देता है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका भी दे देता है। तो इस तरीके से इन 2 को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यहाँ से वो क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेट बनाता है। ठीक है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और ये हमें नोट करना है, हमें क्वेश्चन वो गलत नहीं करना है जो हम पढ़ के गए। बिगड़ पढ़ा क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दुख नहीं होता, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो हमने पढ़ा नहीं था। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं फिर गलत करके आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हमें वो क्वेश्चन नहीं गलत करना है जो हम पढ़ के गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक बार मैं साफ करके बता देता हूं उसको। अब जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसके बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बातें,
यह है जलवायु प्रदेश, यह है जलवायु प्रदेश। मौसमी वायुदाब, मौसमी वायुदाब पेटियों में खिसकाव के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है यह मौसमी वायुदाब पेटियों में खिसकाव के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? मौसमी वायुदाब पेटियों में खिसकाव के कारण। यहां पर आप लिख लो मौसमी खिसकाव के कारण। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मौसमी वायुदाब पेटियों में मौसमी खिसकाव के कारण उत्पन्न होता है। चाहे आप इसको हटा दो, ऐसे भी लिख सकते हो आप कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वायुदाब पेटियों में मौसमी खिसकाव के कारण उत्पन्न होता है। अब क्या होता है? यह क्षेत्र ग्रीष्मकाल, यह क्षेत्र जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यह क्षेत्र ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवनों से प्रभावित रहता है। यह क्षेत्र ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों से प्रभावित रहता है। कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों से प्रभावित रहता है और यहाँ पर ग्रीष्मकाल में प्रतिचक्रवातीय स्थिति पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में प्रतिचक्रवातीय स्थिति पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्मकाल में प्रतिचक्रवातीय स्थिति पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं शीतकाल। शीतकाल में यह क्षेत्र पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है। यहाँ शीतकाल में चक्रवातीय स्थिति पाई जाती है। ठीक है, ये दो बात है। पहली बात है आपने पहले 2-3 बार पढ़ के बता दिया, और दूसरी बात है ये कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों से प्रभावित रहता है, यहाँ पर प्रतिचक्रवात की स्थिति रहती है। शीतकाल में पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है, यहाँ पर चक्रवातीय स्थिति रहती है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब हम उसके जस्ट आगे लिखवाते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा कि यह प्रदेश शीतकाल में पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है। अभी मैंने बताया था कि शीतकाल में पछुआ पवनों से प्रभावित रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिक वर्षांत होती है। इस प्रदेश में शीतकाल में शीतकाल में पछुआ पवनों की वजह से आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कि इस प्रदेश में शीतकाल में पछुआ पवनों की वजह से आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोष्टक में लिख लो, क्योंकि पछुआ पवने सागरों से स्थल की ओर आती हैं। एवं इनमें नमी की मात्रा अधिक होती है। इसकी नमी की मात्रा अधिक होती है। अब ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, जब नमी की मात्रा अधिक होगी तो आगे समझ गए होंगे वर्षांत अधिक होगी। नोट करना दोबारा से कि इस प्रदेश में शीतकाल में पछुआ पवनों की वजह से आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब पछुआ पवनों की वजह से आर्द्र जलवायु क्यों पाई जा रही है? क्योंकि पछुआ पवनें सागरों से स्थल की ओर आती हैं।
मैंने अभी डायग्राम बना के समझाया था इस वाला, जहाँ पर क्या है, महाद्वीपों का पश्चिमी क्षेत्र है, पौने इस साइड से आ रही है, पछुआ पौने इस साइड से जा रही है, व्यापारिक पौने। ये सागरों से डायरेक्टली स्थलीय भाग की ओर आ रहे हैं, ये स्थल भाग से सागरों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पछुआ पौने हैं वो स्थल सागरों से स्थल की ओर आती हैं एवं इनमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जिससे ये बहुत अधिक मात्रा में बरसात कर पाती हैं। इससे जस्ट आगे लिखो, ऐसे कैसे, जस्ट आगे लिखो, यहां ग्रीष्मकाल, यहां ग्रीष्मकाल में शुष्क जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहां ग्रीष्मकाल में, एक बार थोड़ा सा साफ कर लो यार, थोड़ा सा काट लो, एक बार साफ कर लो। यहां ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों की वजह से, यहां ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों की वजह से शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब ग्रीष्मकाल में व्यापारिक पवनों की वजह से शुष्क जलवायु पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि व्यापारिक पवनें स्थल से सागरों की ओर चलती हैं, जिससे इनमें नमी की मात्रा थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है, देखो एक बात सदा ध्यान रखना, जो पछुआ पवनें होती हैं, ये हमारा कोई महाद्वीप है, ये हमारा महाद्वीप है, ये कोई महासागर है और ये कोई महासागर है। ठीक है, ये हमारी पछुआ पवनें चल रही है, ये हमारी व्यापारिक पवनें चल रही है। ठीक है, व्यापारिक पवनों की वजह से महाद्वीपों के इस क्षेत्र में अधिक बरसात होती है, जबकि पछुआ पवनों की वजह से महाद्वीपों के इस भाग में अधिक बरसात होती है। ये आप ध्यान रखना। अब इसका कारण क्या है? यहाँ से महासागरीय जो ये व्यापारिक पवनें हैं इस महासागर से चल रही हैं, स्थल भाग में यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर नमी की मात्रा अधिक होती है, यहाँ पर ये बरसात करना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती हैं, इनमें क्या होता है, नमी की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि ये वर्षा करती हुई जाती है, नमी की मात्रा कम होती जाती है, और जब इस भाग तक पहुँचती हैं तो इनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो इस वजह से जो व्यापारिक पवनें हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक बरसात करती हैं। बिल्कुल सेम स्थिति पछुआ पवनों की। पछुआ पवनें महासागरों से चली, स्थल भाग पर आई, यहाँ पर इनमें नमी की मात्रा अधिक रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये अधिक बरसात करती हैं। जैसे जैसे ये पूर्वी भाग की ओर चलती हैं, इनमें क्या होता है, नमी की मात्रा कम होती है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं और इनमें जो वर्षा है वो कम होती जाती है। तो ध्यान रखना, जो पछुआ पवनें होती हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पूर्वी भाग की तुलना में अधिक बरसात करती हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक पॉइंट और लिख लो, भूमध्य रेखीय जलवायु। जलवायु की उत्पत्ति का कारण IPCZ का मौसमी परिवर्तन। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या था, वायु दाब पेटियों में परिवर्तन, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का कारण क्या है, IPCZ में परिवर्तन। यह क्वेश्चन एक साथ दे देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक कथन ये दे देता है, दूसरा कथन दे देता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति का कारण वायु दाब पेटियों में मौसमी परिवर्तन। अब हमें बिल्कुल सही ढंग से याद है तो सही कर पाएंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे।
ठीक है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है हमें। ठीक है, यह जलवायु प्रदेश जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, ये एक सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है। यह भूमध्य सागरीय, ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश एक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश एक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है जिसमें अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से पृथक किया जा सकता है, जिसे अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो एक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है, क्योंकि इसे, यहां लिख लो क्योंकि इसे अन्य जलवायु प्रदेशों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अन्य जलवायु प्रदेशों में ग्रीष्म काल में बरसात होती है, वर्षा काल में वर्षा होती है। एकमात्र ये जलवायु प्रदेश है जहाँ पर ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल आर्द्र रहता है। क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होती है, ग्रीष्म काल शुष्क रहता है, शीतकाल आर्द्र रहता है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे जाओ भाई लोग, समझ में आ रहा है ना। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक, यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदेश स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की वनस्पति की बात की जाए कि इस प्रदेश में क्या क्या वनस्पति पाई जाती है, तो भाई लोगों जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जैसे नींबू है, संतरा है, अंजीर है, जैतून है। क्या क्या, नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून। इसके अलावा है अंगूर है, खुबानी है, खुबानी है, एवं रसीले फल या सिट्रिक फल या रसीले फल, नींबू, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और खुबानी आदि प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं यहाँ पर। ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पर जेरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वहां पर जेरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। किस प्रकार के पौधे, जेरोफाइट प्रकार के। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है उसको विश्व के बागानों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व के बागानों की भूमि के नाम से कौन से जलवायु प्रदेश को जाना जाता है, तो वो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो ठीक है, इसी के साथ हमारे पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश दोनों बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। इनके अलावा कुछ भी नहीं है बाकी।
जो था दोनों में वो मैंने सारा का सारा बता दिया। इन दोनों को ध्यान में रखना, यहाँ से हर एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पूछता है। यदि जलवायु प्रदेशों से क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्टली 100% चांस है यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश। बाकी कुछ जलवायु प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ से अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, जैसे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कंप्लीट करवाएंगे। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश को भी हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। लेकिन मैं सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन और कंप्लीट करवाते हैं हम, आपका क्षोभ सीमा। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन देख लो एक बार में। क्वेश्चन नंबर 14 है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा, ठीक है। क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, ठीक है। क्षोभ सीमा क्या है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए भूमध्य सागर पर, भूमध्य रेखा पर, सॉरी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई, तो इसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए भूमध्य सागर, सॉरी ध्रुव पर ऊंचाई, तो यदि क्षोभ सीमा की ध्रुव पर ऊंचाई की बात की जाए तो वो है 8 से 10 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट है यहाँ पर कि जो क्षोभ सीमा है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, उसकी भूमध्य रेखा पर ऊंचाई है 18 किलोमीटर और ध्रुव पर ऊंचाई है 8 से 10 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई। जो ट्रोपोपॉज है इसकी मोटाई कितनी है? ट्रोपोपॉज की मोटाई है 1.5 किलोमीटर। जो क्षोभ सीमा है वो 1.5 किलोमीटर मोटी है। ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कितनी मोटी है? 1.5 किलोमीटर मोटी है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब क्या होता है? क्षोभ सीमा की ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। कि जो क्षोभ सीमा होती है, ट्रोपोपॉज होती है, इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन भी पाया जाता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन भी पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में संवहनीय धाराओं के कारण इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है व शीतकाल में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। हम लिख लेते हैं क्षोभ सीमा की ऊंचाई में, क्षोभ सीमा की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। संवहनीय धाराओं के कारण, संवहनीय धाराओं के कारण ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है एवं शीतकाल में कम हो जाती है, ठीक है। कि जो क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन पाया जाता है। संवहनीय धाराओं के कारण ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है व शीतकाल में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई मात्र 8 से 10 किलोमीटर है, क्यों? इसकी ऊंचाई बिल्कुल सेम भी तो हो सकती है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर तो 18 किलोमीटर हो गई और ध्रुव पर मात्र 8 से 10 किलोमीटर हुई? क्या कारण है ऐसा? कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो भाई लोगों, इसका कारण बताता हूं मैं।
लिखो, संवहनीय धारा, संवहनीय धाराओं के कारण, संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा की ऊंचाई क्षोभ सीमा की ऊंचाई संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में क्षोभ सीमा संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अधिक होती है। क्या बताया मैंने कि संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर ऊंची होती है, अधिक होती है। कि जो संवहनीय धाराएं हैं उन संवहनीय धाराओं के कारण जो क्षोभ सीमा है उसकी ऊंचाई ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अधिक होती है। यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसी से रिलेटेड क्षोभ सीमा के शीर्ष पर, क्षोभ सीमा के शीर्ष का तापमान, ठीक है। क्षोभ सीमा के शीर्ष का तापमान, तो इसके तापमान की बात की जाए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर तापमान, दूसरा है ध्रुवों पर तापमान। तो क्षोभ सीमा का ध्रुव पर तापमान होता है वो होता है -45 डिग्री सेल्सियस, और जो भूमध्य रेखा पर तापमान होता है वो होता है -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। भूमध्य रेखा पर तापमान कितना है? -80 डिग्री सेल्सियस है। ध्रुव पर तापमान कितना है? -45 डिग्री सेल्सियस है। ये अधिक कम है, कम है, ये अधिक है, ये ध्यान रखना। आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, ये तापमान कम है, ये तापमान अधिक है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्षोभ सीमा पर, जो क्षोभ सीमा का शीर्ष है वहां पर भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत कम है जबकि ध्रुव पर तापमान अधिक है। जबकि यदि धरातल की बात की जाए तो धरातल पर भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा ध्रुव पर तापमान कम होता है। क्या कारण ऐसा क्या कारण है कि स्थलीय भाग और क्षोभ सीमा की जो टेम्परेचर उसमें बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ स्थलीय भाग में विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, ध्रुव पर टेम्परेचर बहुत कम पाया जाता है। वहीं यदि क्षोभ सीमा की बात की जाए तो वहाँ पर ध्रुव पर तापमान अधिक है जबकि विषुवत रेखा पर तापमान बहुत कम है। क्यों भाई? आपने एक शब्द सुना होगा सामान्य तापपतन दर। इसका कारण क्या है? सामान्य तापपतन दर। तापपतन दर, सामान्य तापपतन दर कितनी है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। अब समझ में आ गया। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर है। कितना है? 8 से 10 किलोमीटर है। अब यहाँ पर 10 किलोमीटर तक भी टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहाँ पर -66 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर अब लगा लो 18 है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है क्षोभ सीमा विषुवत रेखा पर। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर 1 किलोमीटर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो जब हम 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाएगा? 18 गुना 6.5, ये तो विषुवत रेखा का टेम्परेचर आएगा। और 10 मान लेते हैं, 10 गुना 6.5 ये हमारा ध्रुव का तापमान आएगा। ये तो ध्रुव का तापमान रहेगा, ये विषुवत रेखा का तापमान रहेगा, ठीक है। तो क्षोभ सीमा पर विषुवत रेखा क्षेत्र का जो तापमान है वो ध्रुव की तुलना में बहुत कम होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सामान्य तापपतन दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है।
और जो ये मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था ये क्वेश्चन भी इसी का था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने 3 टॉपिक करवा दिया, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और क्षोभ सीमा के बारे में। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उस टॉपिक को मैं मैक्सिमम कवर करवाने की, और बाकी कुछ रह जाता है अगले क्वेश्चनों में, वो पता चलता है कि हमारा अगला क्वेश्चन किस तरीके से बना है, वहाँ पर और क्या नई बात आ गई, तो वो हम साथ के साथ ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, तो आपकी मेरी ये क्लास कंप्लीट हुई, मैंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, लाइक तो बनता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। वीडियो को शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और मेरे साथ जुड़े रहो। इसके अलावा मैं प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का 2017 वाला पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मेरा वो पेपर भी सॉल्व करना। ठीक है, 16-17 वाला पेपर जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश 2017-18 वाला पेपर कंप्लीट करवा चुका है, तो वो भी देखना। ठीक है, बाय।